स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। इसमें हम मार्क्सवाद के संघर्षवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कार्ल मार्क्स, राल्फ डेहरेनडॉर्फ, रेंडाल कॉलिंस, कॉजर आदि के संघर्षात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आलोचनात्मक सिद्धांत और नव मार्क्सवादी अवधारणा। आलोचनात्मक नव मार्क्सवादी सिद्धांत के विषय में हेबरमास ने अपने कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में 2 कार्य बताए हैं। पहला कार्य तो मार्क्सवाद का खंडन किया है उन्होंने। इसके लिए उन्होंने मार्क्स के सिद्धांत पर बड़ी कटु टिप्पणियां भी की है। मार्क्स का दूसरा कार्य आज के आधुनिक समाज की आलोचना का है। वे इस आधुनिक समाज को एक आहत समाज मानते हैं। हेबरमास की आलोचना केवल एक तर्क यानी आर्थिक निर्धारणवाद से नहीं की जा सकती है। आधुनिक समाज में कई तर्क हैं और इन सबको हमें देखना पड़ता है। सत्य कभी भी निरपेक्ष नहीं होता, इसमें कई अवयव होते हैं और एक समाज वैज्ञानिक इस सापेक्षिक सत्य की जांच करता है। हेबरमास स्थापित करते हैं कि सत्य वह है जिसे लोग अपने दिन प्रतिदिन के अभिव्यक्तिशील विनिमय में पाते हैं, उससे रूबरू होते हैं। उत्तर आधुनिक तथ्यहीन न होकर भी यहाँ पर हेबरमास ने सापेक्षिक सत्य की पहचान करते हुए इसकी व्याख्या की है। मार्क्सवाद पूरी तरीके से सापेक्ष विरोधी है। सापेक्षिक विरोधी हम मार्क्स को कह सकते हैं। सत्य वह है जिसे समाज कहता है और समाज स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से हेबरमास ने अपने आलोचनात्मक नव मार्क्सवादी विचारों को प्रकट किया था। मार्क्स की आलोचना करने के बाद हेबरमास वेबर का उल्लेख भी करते हैं और उनका प्रयास आधुनिक समाज के विश्लेषण के लिए एक ऐसा सिद्धांत बनाना था जो मार्क्स के प्रबंध का संशोधन भी करे और समाज के विश्लेषण का एक विकल्प भी प्रस्तुत करे। इसके लिए उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों की परंपराओं को खुलकर काम में लिया। वेबर हेबरमास का प्रिय और प्रमुख विचारक कहा जा सकता है। उनसे उन्होंने बुद्धि संगतता को लिया है। संस्कृति के उद्विकास के विश्लेषण में हेबरमास वेबर के उद्विकास को लेते हैं। वेबर का प्रबंध था कि समाज विज्ञान जिस ज्ञान को पैदा करते हैं वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सीमित होता है। कोई भी ज्ञान सभी युगों के लिए सही नहीं होता। उसकी प्रासंगिकता इतिहास के एक विशेष काल तक ही होती है। देखा जाए तो मानव जीवन का एक व्यक्तिनिष्ठ पहलू होता है और समाज विज्ञानों को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम हेबरमास जहाँ मार्क्स की आलोचना करते हैं, वहीं वे क्रिया की युक्ति संगतता पर भी जोर देते हैं। मार्क्स ने अपने संपूर्ण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में व्यक्ति को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। यह अनुचित है। व्यक्ति की युक्तायुक्त क्रिया का भी ज्ञान के उत्पादन में योगदान है। इस तथ्य को हेबरमास ने वेबर से लिया। वेबर की तरह हेबरमास का भी कहना है कि मनुष्य की समझ अंतर व्यक्तिनिष्ठ होती है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अंतःक्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को समझते हैं और इसमें तर्क होता है। व्यक्ति किसी भी क्रिया को बिना किसी उद्देश्य के नहीं करता। ज्ञान का उत्पादन इन पारस्परिक क्रियाओं द्वारा होता है। ऐसे ही कुछ निष्कर्ष हेबरमास ने अपने सिद्धांत में बताए हैं। फ्राइड मनोविश्लेषण से भी हेबरमास प्रभावित है और उनके सिद्धांत में मनोविश्लेषण का पर्याप्त स्थान है। फ्राइड का यह दावा था कि उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत को विकसित किया है जो हर दृष्टि से आनुभाविक है और जो मनुष्य के व्यक्तिगत संसार को भली प्रकार से जानता है। यह फ्राइड का वैज्ञानिक सिद्धांत है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत निर्माण में मनोविश्लेषण के आधार बताए हैं। यहाँ वे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि हेबरमास का आलोचनात्मक सिद्धांत बहुत हद तक एक अभिव्यक्ति क्रिया का सिद्धांत है। फ्राइड का मनोविश्लेषण एक निर्णायक स्तंभ है।
हैबरमास जिन आलोचनात्मक सिद्धांत को आधुनिक समाज के विश्लेषण के लिए रखते हैं, उसमें उन्होंने भाषा विज्ञान से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। इसमें नोम चॉम्स्की से अत्यधिक वे प्रभावित हमें दिखाई देते हैं। हैबरमास का तर्क था कि भाषा को प्रयोग में लाकर हम सार्वभौमिक नियमों को बना सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क में जिस तरह जैविकीय संरचनाएं होती है, वैसी ही संरचनाओं का निर्माण समाज में भी होता है। चॉम्स्की ने जो कुछ कहा है उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन हैबरमास ने भाषा के इस नियम को संस्कृति के विकास के अध्ययन पर लागू किया था। उन्होंने संस्कृति तत्वों को भाषा के संदर्भ में समझने की कोशिश की थी। हैबरमास ने भाषा के नियम, व्याकरण के नियमों पर समाज के अभिव्यक्तिशील संदर्भ में प्रस्तुत किया है। जिसे हम हैबरमास का आलोचनात्मक या नव मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं, वो वस्तुतः अभिव्यक्ति का तार्किक सिद्धांत कहा जा सकता है। मनुष्य की अभिव्यक्ति की सामाजिक दशाओं में होती है। ये युक्तायुक्त उद्देश्य परक क्रिया अभिव्यक्तिशील क्रिया में अंतर करते हैं। युक्तायुक्त उद्देश्य एक परक क्रिया का रुझान भौतिक पर्यावरण के प्रति होता है, जबकि अभिव्यक्तिशील क्रिया सामान्यतः कार्य और श्रम के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। यही हैबरमास की व्याख्या का मुख्य सिद्धांत है। जब हैबरमास मार्क्स की आलोचना करते हैं, तब वे निश्चित रूप से आधुनिक पूंजीवाद पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनकी दृष्टि में आज का पूंजीवाद पूरी तरीके से विरोधाभास से भरा पड़ा है और इसमें निहित ज्ञान भ्रष्ट ज्ञान है। मार्क्स और हैबरमास में पूंजीवाद की व्याख्या के अतिरिक्त एक और अंतर है। यहाँ मार्क्स कार्य और श्रम पर अत्यधिक जोर देते हैं, वहाँ हैबरमास अभिव्यक्तिशीलता और भाषा को अपने विश्लेषण का केंद्रीय आधार मानते हैं। अभिव्यक्तिशीलता और भाषा, उसकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन, उनके इस सिद्धांत का मुख्य मुद्दा है। वे महान वृत्तांतों के हिमायती हैं और इसी कारण प्रकार्यवादी पार्सन्स और मार्क्सवादी फ्रैंकफर्ट स्कूल के समर्थक भी हैं। तो इस प्रकार से हैबरमास ने अपने मार्क्सवादी आलोचनात्मक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे नव मार्क्सवादी संबंधी विचार। नव मार्क्सवाद में संरचनावाद और मार्क्सवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। नव मार्क्सवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें हमें संरचनावादी विद्वानों के विचार और मार्क्सवादी विद्वानों के विचारों दोनों की विशेषताएं दिखाई देती है। परंपरागत फ्रांसीसी संरचनावाद, जिसे लेवी स्ट्रॉस ने विकसित किया है, सामाजिक जीवन की अमूर्त और मूल संरचनाओं को ज्ञात करने के लिए रुचि रखता है। मार्क्सवाद पूंजीवाद व्यवस्था में निहित बुराइयों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। ये दोनों विचारधाराएं सम्मिलित होकर नव मार्क्सवाद को बनाती है। नव मार्क्सवाद की इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी बताई गई हैं, जैसे कि नव मार्क्सवाद मार्क्सवादी पूंजीवाद की वास्तविक संरचना का अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। पूंजीवाद में राज्य, विचारधारा, अर्थव्यवस्था तीन मूल घटक हैं। इन घटकों की मार्क्सवादियों ने उपेक्षा की है, जिनका अध्ययन संरचनात्मक मार्क्सवाद करना चाहते हैं। नव मार्क्सवादी आर्थिक कारकों के साथ साथ राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारकों का भी अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी मूल संरचना में कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं। नव मार्क्सवादी ऐतिहासिक और आनुभविक अध्ययन पद्धतियों को पर्याप्त नहीं मानते हैं। वे अन्य पद्धतियों द्वारा अध्ययन पर भी बल देते हैं। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक है, जबकि संरचनावाद विश्लेषणात्मक मार्क्सवाद का ऐतिहासिक विश्लेषण करता है। तो संरचनावाद वर्णनात्मक विश्लेषण करता है। नव मार्क्सवाद में इन दोनों का ही मिश्रण पाया जाता है। नव मार्क्सवाद के उदय के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? इसके संबंध में कुछ विद्वानों ने नव मार्क्सवाद के उदय के महत्वपूर्ण कारण भी अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत बताए गए हैं। जैसे पहला कारण बताया गया है कि मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था के पीछे जो मूल संरचनाएं हैं उनका अवलोकन नहीं करता और वे ही वास्तविक संरचनाएं हैं। ठीक है,
तो इस कारण मार्क्सवादी विचारों के विरोध में नव मार्क्सवादी विचारधारा का उद्भव हुआ है, क्योंकि नव मार्क्सवादी ये मानते हैं कि मार्क्सवाद के सिद्धांत में ये कमी है कि वह पूंजीवादी व्यवस्था के पीछे जो मूल संरचना है उसका अवलोकन नहीं करता, उसकी व्याख्या नहीं करता, और उसका व्याख्या नव मार्क्सवादी सिद्धांत के विचारक ही कर सकते हैं। दूसरा कारण माना गया है, मार्क्सवादी आर्थिक निर्धारणवादी को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे अर्थव्यवस्था को मौलिक व्यवस्था मानते हैं जिसमें बदलाव आने पर ही संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है। ये उचित नहीं। सामाजिक परिवर्तन में जैविक, राजनैतिक, वैचारिक और अन्य महत्वपूर्ण कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। मार्क्सवादी इतिहास पर अत्यधिक बल देते हैं, जबकि संरचनावादी समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे वर्तमान के अध्ययन से ही अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से विद्वानों के द्वारा नव मार्क्सवाद के उदय के पीछे मुख्य 3 कारण माने गए हैं। पहला कारण ये माना गया है कि जो मार्क्सवादी विचारक है वो पूंजीवादी व्यवस्था के पीछे की जो मूल संरचना है उसकी व्याख्या एवं उसका अवलोकन नहीं करते हैं, और यही इसकी वास्तविक संरचनाएं हैं। दूसरा कारण ये मानते हैं कि मार्क्सवादी आर्थिक निर्धारणवादी बहुत ज़्यादा हैं। वे अर्थव्यवस्था को बहुत मौलिक अवस्था मान रहे हैं, और वे जो परिवर्तन आने पर संपूर्ण समाज में परिवर्तन आता है ये उसे उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में जैविक, राजनीतिक और वैचारिक और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन आता है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि आर्थिक निर्धारणवादी हैं और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं है, इसका नव मार्क्सवादी खंडन करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कारण बताया गया है कि मार्क्सवादी इतिहास पर अत्यधिक बल देते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो इस तरीके से वो ऐतिहासिक व्याख्या भी कर रहे हैं। तो मार्क्सवादी इतिहास पर अत्यधिक बल देते हैं और संरचनावादी समाज के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं, और वे वर्तमान के अध्ययन से ही अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।